नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल अपन ने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ पहलुओं पे कल अपन ने चर्चा की। उसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ किया गया है, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है, उसके बाद में देखा भाई राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं। इस बारे में अपन ने कल के वीडियो में चर्चा की थी। और कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 19 जून 2020 को राज्यसभा के लिए राजस्थान से 3 सदस्यों का मनोनयन किया गया था। उसमें एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, नीरज डांगी है वो, तो आपको मैं बता दूं 3 सदस्य थे। एक सदस्य था के.सी. वेणुगोपाल, दूसरा नीरज डांगी। ये दोनों सदस्य कांग्रेस से चुने गए हैं। और तीसरा सदस्य जो है राजेंद्र गहलोत, वो बीजेपी से सदस्य बना है राज्यसभा का राजस्थान से। 19 जून 2020 को भारत के संपूर्ण राज्यों में 19 सीटों पे मतदान हुआ था और 19 सीटों पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान की 3 सीटों पे चुनाव किया गया और राजस्थान में 3 सीटों पे 2 सीटें कांग्रेस ने हासिल की और 1 सीट किसने हासिल की है, बीजेपी ने। कांग्रेस की 2 सीटों में एक के.सी. वेणुगोपाल और दूसरा नीरज डांगी, और एक बीजेपी की है वो है राजेंद्र गहलोत की। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। कल से जो अपन ने पढ़ा था उसके आगे, तो कल अपन ने पढ़ा था, पहली बात क्या पढ़ी थी कल अपन ने कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था भाई राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा था भाई राष्ट्रपति की जो 4 योग्यताएं हैं वो अपन ने देख ली थी। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में अपन ने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि उसमें विधायकों और सांसदों के मत का मूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली थी। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कल मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वाद विवाद किया जाता है या वादों का निपटारा किया जाता है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है, वो यदि 1/6 मत न प्राप्त करता है तो उसको 15,000 रुपये जो जमानत राशि होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये। कितनी होती है, 15,000 रुपये जो जमानत राशि होती है, वो उसको वैलिड मतों के 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है, जब्त। जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है भाई राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो जमानत राशि जब्त हो जाती है वो कहाँ जाती है, तो आपको बताऊं ये राशि RBI में जमा हो जाती है। कहाँ पे जमा हो जाती है, RBI में जमा हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ों पे अपन ने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति का जो पॉइंट है अपना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने देख ली थी और कौन कौन सी चीज़ें अपन आज देखेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहले तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। क्या लेता है, शपथ लेता है। यानी शपथ लेता है तभी तो उसका कार्यकाल प्रारंभ होता है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में दूसरी चीज आती है शपथ की। किसकी आती है, शपथ, ओथ। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब देखो भारतीय संविधान में शपथ का उल्लेख आपको पता है 3री अनुसूची में है। ठीक है, पहली अनुसूची में संघ के राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात की गई है, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों, ये जो तीनों संवैधानिक पद है ना, इन तीनों संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है। RAS 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो उसमें एक कथन ये था कि राष्ट्रपति संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में नहीं है, और राज्यपाल के पद के लिए शपथ लेने का प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये जो शपथ ली जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनता है, भाई राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो ये किस बात की शपथ लेता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है, शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, इन चीज़ों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 60 में ये कहा गया है, भाई राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है, संविधान की रक्षा की तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता कौन है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ये चीज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ का प्रावधान है। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शपथ लेता किसकी है? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। ये क्वेश्चन आरएएस मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है? तो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में क्या है कि भारतीय संविधान में जो क्वेश्चन आते हैं वो आजकल उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, एग्जामिनर ये देखता है भाई इसको व्यवहारिक नॉलेज कितना है, पॉलिटी का व्यवहारिक नॉलेज कितना है। क्योंकि रट्टू जो चीजें होते हैं, रटने वाली चीजें वो अपन रट लेते हैं, लेकिन मेरिट 2-4 क्वेश्चन से बनती है। ठीक है, जैसे मान लो पटवारी का आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी मेरिट 300 में से 180 जा रही है। ठीक है, 180 जनरल की जा रही है तो 178 ओबीसी की जाएगी। अब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में पूरी की पूरी मेरिट, यानी ओबीसी के कम से कम 500-600 पद हैं, वो सारे एक नंबर में आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंस है। इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मेरिट नहीं बनाते, मेरिट यही क्वेश्चन बनाते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है? ठीक है, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। और क्या भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है? तो आपको क्या करना है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शपथ लेगा, शपथ संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये चीज कहीं संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। कब लेते हैं? 25 जुलाई को। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा भाई ये चीज़ संविधान की या बुक में कहीं भी लिखी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति थे भारत के नीलम संजीव कुमार रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव कुमार रेड्डी। इन्होंने 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, नीलम संजीव कुमार रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली और उसी तारीख से वर्तमान तक सभी राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति वर्तमान में भारत में 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ये चीज़ अपन ने देख ली। ठीक है, शपथ के बारे में आपको कितनी चीज़ याद रखनी है? 3 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, न कि अनुसूची
थर्ड में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। क्या ये बात संविधान में लिखी हुई है कि भाई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये बात लिखी हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो सीनियर जज होगा या जो सीनियर न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, ठीक है। और अमूमन भारत में 1977 के बाद में राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ये चीज अपने क्लियर होगी। इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान हो गया। अब शपथ के बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति, शपथ के बारे में अपन ने पढ़ लिया। शपथ के बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। टर्न ओवर, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 ये कहता है भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 ईयर्स होगा। और ये 5 साल कब से होगा? जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली है उस तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सर्वप्रथम सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसके त्यागपत्र की सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ये 3 बातें हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार या विशेषाधिकार। अब देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है भाई विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई। भाई विधि के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन भारतीय संविधान में सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इन विशेषाधिकारों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आपके राष्ट्रपति टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत इनकी चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 361 के तहत। अब राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं इसके बारे में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला विशेषाधिकार क्या है? कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दे सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार के न्यायालय में राष्ट्रपति को कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है? दीवानी व फौजदारी मामलों में, दीवानी व फौजदारी मामलों में
राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की पूछताछ या राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ये राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है। तीसरी बात ये कही गई है भाई, 2 माह की पूर्व सूचना पर सिर्फ दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को 2 माह की पूर्व सूचना 2 माह की पूर्व सूचना दी जाती है और उसमें यह कहा जाता है भाई राष्ट्रपति के खिलाफ ये याचिका दर्ज की जा रही है। याचिका दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और याचिका किस रूप में है या किस कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ये चीज़ बताने पर राष्ट्रपति को दीवानी मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 361 के तहत कही गई है। तो राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली। तो पहली चीज अपन ने देखी राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। दूसरी चीज देखी अपन ने कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है और राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्या करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और कहीं भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 61 है इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि महाभियोग कहाँ लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो संसद है ये महाभियोग जब लाया जाता है तो ये अपना न्यायिक रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, संसद क्या रूप, कौन सा रूप ग्रहण कर लेती है, न्यायिक रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब ये महाभियोग की प्रोसेसिंग क्या है, किस हिसाब से महाभियोग लाया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति पर लाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर लाया जाता है। और ये कहाँ लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये होती है संसद। ठीक है, अपनी संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2, और दोनों सदन में कहीं भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, संसद के 2 सदन हो गए, यहां पे महाभियोग लाया जाएगा। अब ये जो महाभियोग है ये संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग पर। यदि कहीं भी महाभियोग लाया जाएगा तो संसद के या लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में, 545। तो 545 का 1/4 यानी 545 का चौथा भाग होगा, उतने सदस्यों के उस महाभियोग पर हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो महाभियोग कितने सदस्य ला सकते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित, यानी 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, उस प्रस्ताव पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, महाभियोग जब लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, तो उससे पहले राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी नहीं है। महाभियोग मान लो लोकसभा में लाया गया राष्ट्रपति को उठाने के लिए, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अब महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद उस पर
उस सदन में क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। जैसे मान लो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद में लोकसभा में उस पर चर्चा की जाएगी। तो महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी नहीं है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा जब उस सदन में होती है उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना होता है कि आप पे राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। जैसे मान लो लोकसभा के अंदर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और उस पर चर्चा हो रही है, तो चर्चा होने के 14 दिन पूर्व उसको क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। सूचना क्यों दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रख सकता है उस प्रस्ताव पर, ठीक है। अब महाभियोग प्रस्ताव में 1/4 सदस्य कहीं पर भी प्रस्ताव लिए, जैसे लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने वर्तमान में जो राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद उनके खिलाफ अविश्वास ये महाभियोग प्रस्ताव लेके आ गए। अब महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद में यदि उस पर चर्चा हो रही है मान लो 15 दिन पहले, तो आज उनको सूचित कर दिया भाई लोकसभा में आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। तो वो अपना पक्ष रखने के लिए या तो खुद उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी वकील को उपस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर क्या होती है, चर्चा। संबंधित सदन में क्या होती है, चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद में कुल सदस्य संख्या का 2/3 कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होती है, उस कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, तो ये जो प्रस्ताव है ये द्वितीय सदन में पहुंच जाता है। क्या होता है, द्वितीय सदन में पहुंच जाता है। जैसे लोकसभा में लाया गया, पहले 1/4 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने के बाद में इस पर क्या हुई, चर्चा हुई, और चर्चा के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या किया गया, सूचित किया गया। राष्ट्रपति के पक्ष को सुनने के बाद में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 2/3 बहुमत से इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद में ये जो प्रस्ताव है ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में जाने के बाद में क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। यहाँ भी राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। और यहाँ भी यदि राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने यदि प्रस्ताव पारित कर दिया, 2/3 सदस्यों ने यदि प्रस्ताव पारित कर दिया तो क्या होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव कहाँ लाया गया, लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में लाने के बाद में इस पर चर्चा की गई। चर्चा करने के 14 दिन पूर्व किसको बताना पड़ता है, राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। राष्ट्रपति लोकसभा में अपना क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है। इसके बाद में यदि राष्ट्रपति के पक्ष से लोकसभा संतुष्ट नहीं है तो क्या होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, पारित कर दिया गया, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, महाभियोग प्रस्ताव को पारित जब किया जाता है तो उसकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा, यह प्रस्ताव कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के द्वारा भी यदि इसके 2/3 सदस्यों, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे हटा हुआ समझा जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस होती है महाभियोग प्रक्रिया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग से किसी भी राष्ट्रपति को उठाया नहीं गया है। ये इस हिसाब से राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति को उठाया जा सकता है, या महाभियोग प्रस्ताव ये होता है। अब देखो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, जैसे मान लो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, 1 नंबर ऑप्शन है, जैसे मान लो राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। पहला हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सही बात है। दूसरी बात, महाभियोग जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, ये बात भी सही है। दूसरी बात क्या है, जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। तीसरी बात, महाभियोग प्रस्ताव संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित नहीं होता, ये बात भी सही है। भाई महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत है, यानी कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, अलग अलग बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए कुल सदस्यों के, और लोकसभा के भी कुल सदस्यों संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो महाभियोग प्रस्ताव में राज्यसभा के 2/3 सदस्य कुल सदस्यों के और लोकसभा के भी 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और ये दोनों प्रस्ताव अलग अलग पारित होने चाहिए, न कि संयुक्त अधिवेशन में पारित हो सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है, भाई राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद की उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। पारित कैसे होता है, कुल सदस्य संख्याओं का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे देता है, इस्तीफा दे देता है या अपना पद छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गई महाभियोग की प्रक्रिया। तो आज के वीडियो में अपन ने चर्चा की, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले अपन ने चर्चा की शपथ। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में नहीं है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के बारे में शपथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है, और कब से होता है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से होता है, ठीक है। तीसरी बात अपन ने चर्चा की, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र है, ठीक है। यानी एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, 3 बार भी लड़ सकता है, 4 बार भी लड़ सकता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्र मानता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। 6 माह में उसके चुनाव करवाने जरूरी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद 2.5 साल में, जैसे मान लो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है, या 2 साल में हटा दिया जाता है, या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है, तो जो बाकी के जो चुनाव होंगे वो आगामी 5 साल के लिए होंगे, न कि शेष अवधि के लिए। जैसे मान लो सरपंच मर जाता है, या सरपंच अपना त्याग पत्र दे देता है, या कोई विधायक की डेथ हो जाती है, या कोई सांसद की डेथ हो जाती है, तो उनकी जगह जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो निश्चित समय, यानी जो जिनका कार्यकाल बचा हुआ कार्यकाल है उस बचे हुए कार्यकाल के लिए होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो शेष अवधि के लिए नहीं होते, राष्ट्रपति के चुनाव 5 साल के लिए ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का भी क्या होता है, पात्र होता है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अपन करते हैं तो उसमें ये आता है, भाई सबसे पहले महाभियोग के लिए 1/4 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। 1/4 सदस्य यदि प्रस्ताव ले आते हैं तो प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर चर्चा जब होती है उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखता है, ठीक है। और यदि संबंधित सदन राष्ट्रपति के पक्ष से संतुष्ट नहीं है और उसने अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो वह प्रस्ताव नेक्स्ट सदन में जाएगा। यदि लोकसभा में पहले गया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा भी
यदि 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि उसको पारित कर देती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा हटना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में अपन ने चर्चा की आज। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें अपन ने कल की, आज की, उन बातों के बारे में यदि किसी को कोई डाउट है या राष्ट्रपति के जो बारे में ये जो मैंने चीज़ें बताई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, मैंने जो मेरा नॉलेज है उसका बेस्ट का बेस्ट आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति की अगले वीडियो में। थैंक्स।